आयकर विभाग के सभी साथियों, ये अमृत महोत्सव का पर्व चल रहा है और इस पर हमने ये निर्णय लिया कि अगले 4 महीने तक हम लोग हर सप्ताह रविवार के दिन योगा का एक कार्यक्रम करेंगे। आज सोमवार होते हुए 21 के आज से हमने स्टार्ट किया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस योगा के कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। और रामकिशोर जी तो योगा में काफी प्रवीण माने जाते हैं और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि विभिन्न रोगों से जो अधिकतर लोग ग्रसित रहते हैं, जिसमें मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, टेंशन है और भी बहुत से बैक की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, इन सभी रोगों का निदान वो योगा से बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विभाग के सभी साथियों आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसका लाभ उठाएं और अगर आपकी कोई भी आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमने ये भी निर्णय लिया कि हर महीने के तीसरे रविवार को जो कार्यक्रम होगा वो 2 घंटे का होगा और उसमें 1 घंटा आपके सभी प्रश्नों का वो उत्तर देंगे, जिससे कि आप अपने जो भी आपकी दिनचर्या में दिक्कतें आ रही हैं उसका हेतु वो आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग आज से योगा शुरू करें और सभी उपायों से लाभान्वित। धन्यवाद। राम बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आज से हम लोग अलग अलग बीमारियों के अनुसार अभ्यास करेंगे और उस क्रम में आज मधुमेह रोग पर हम लोग योग का अभ्यास करेंगे कि मधुमेह रोग का प्रबंधन योग के द्वारा कैसे किया जा सकता है। ये जो पूरा 4 महीने का प्रोग्राम है, जिसकी आज से मधुमेह रोग पर योग का प्रबंधन कैसे हो सकता है, इस पर जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले 2-3 बातें हम स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उन बातों को लेकर के बहुत योग के संदर्भ में लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति है, उसे दूर करना आवश्यक है। पहला, ज़्यादातर लोग हम ये समझते हैं कि योग का अभ्यास उनके लिए है जिनको कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, घुटने में दर्द ना हो या हृदय रोग की समस्या ना हो या अन्य ढेर सारी बीमारियां हैं, बीपी इत्यादि, वो ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग का एक पक्ष है स्वास्थ्य संरक्षण, जिसमें स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास इसलिए होता है कि वो बीमार है। लेकिन दूसरा पक्ष है रोगोपचार। रोगोपचार के अंतर्गत अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। और तो और भारत सरकार द्वारा, आप लोगों ने सबने आयुष का नाम सुना होगा। आयुष का मतलब है ये 5 चिकित्सा पद्धतियों का एक संयुक्त विभाग। उसमें आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, योग, सिद्धा, होम्योपैथी, ये 5 थेरेपी का मिक्स विभाग है। जहाँ योग का एक एजुकेशनल पार्ट है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार योग एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। नंबर 2, केवल उत्तर प्रदेश में कुछ कारणों से यही ये काम नहीं शुरू हो पाया है, जो जल्दी ही शुरू होगा। अन्य प्रदेशों में, देश के अन्य प्रदेशों में जो भी योग के डिग्री धारक विद्यार्थी कहें या फिजिशियन कहें या उसके विशेषज्ञ कहें हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, उनका बोर्ड बना हुआ है। और जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, इन सब का रजिस्ट्रेशन होता है, आफ्टर दैट वो अपनी चिकित्सा करते हैं। ठीक उसी प्रकार योग के डिग्री धारकों का भी और प्राकृतिक चिकित्सा के डिग्री धारकों का रजिस्ट्रेशन होता है। यूपी में भी होना है। हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है सरकार को कि जल्दी से नियमावली बना के इनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करें। लेकिन सरकारी काम में जो एक फाइलों का उलझाव होता है, उसमें विलम्ब होता है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको इस संदर्भ में भ्रम हो कि योग से इलाज नहीं हो सकता है,
वो दिमाग से बिल्कुल हटा दें। योग एक प्रॉपर चिकित्सा पद्धति है। जैसे अन्य चिकित्सा पद्धति की सीमाएं होती हैं, एलोपैथ की अपनी सीमाएं हैं, आयुर्वेद की हैं, होम्योपैथ की हैं, उसी तरह से योग के बारे में भी है। कुछ कुछ बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट है, कुछ में थोड़ा कम है, तो इसकी भी अपनी एक सीमा है। तीसरी बात ये बिल्कुल दिमाग में न रखें कि योग से नुकसान नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार भी करना चाहिए और जानना भी चाहिए। गलत अभ्यास से या कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में पर्टिकुलर कोई अभ्यास उसी तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से ग्रंथों में लिखा है, उसे मॉडिफाई करके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करा दिया जाता है तो हानि की भी संभावनाएं रहती। तो इसलिए एक अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा अगर अभ्यास का चयन किया जाता है और उसको प्रॉपर पद्धति से किया जाता है तो लाभ मिलना सुनिश्चित है। इसमें कोई भ्रम की या कोई डाउट की स्थिति नहीं। अब जो पूरा 4 महीने का प्रोग्राम बना है उसमें कुछ बीमारियां हैं जो रिपीट होती हैं, बाकी रिपीट नहीं हो रही। आज मधुमेह, संभवतः मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि यह एक बार इसका अभ्यास और रिपीट हुआ इन 4 महीने के प्रोग्राम। मधुमेह रोग के बारे में जान लेते हैं कि मधुमेह रोग में योग किस तरह से काम करता है। कोई भी रोग हो, जब तक उसकी हम इटियोलॉजी नहीं जानेंगे, कारण नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान प्रॉपर नहीं हो पाएगा। काम चलो तो समाधान हो सकता है, लेकिन समुचित इलाज नहीं होता। और जो लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि मधुमेह ठीक नहीं होता है या ज़िंदगी भर के लिए हमें इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आहार चिकित्सा और योग चिकित्सा, यद्यपि आहार चिकित्सा भी योग का ही भाग है, वो बाहर नहीं, तो अगर ये इसको दोनों को बराबर महत्व देकर के ठीक से फॉलो किया जाए तो मधुमेह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। उसका प्रबंधन भी होगा और ठीक भी होगा, लेकिन हम वो कर सकें तो कैसे इसको करना है इस पर चर्चा करते हैं। मधुमेह रोग का मुख्य कारण होता है, इसको साइकोसोमैटिक बीमारी कहा जाता है। अब तक के जो साइंटिफिक स्टडी हुई हैं उसमें ये निकल के आया है कि किसी भी तरह का तनाव, दबाव 6 महीने या उससे ऊपर अगर लगातार चलता रहे, तो बार बार रिपीट होता रहे और उसका कोई समाधान न निकले, तो जो भी हम विचार होते हैं हाइपोथैलेमस पे जाते हैं और हाइपोथैलेमस के माध्यम से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करते हैं और फिर जाकर के पैंक्रियाज प्रभावित। तो इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा 6 महीने, 1 साल, 2 साल तनाव को लगातार बने रहने से मधुमेह रोग की उत्पत्ति। पहला तो इसका समाधान है कि तनाव का प्रबंधन। अगर तनाव का प्रबंधन नहीं होगा और उसका कारण तनाव है मधुमेह का, तो ये मंडूकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूँ, ये सर्व प्रचलित। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता है कि इनको आसन मधुमेह में फायदे होते। तो इसकी जो जड़ है वो साइकोसोमैटिक बीमारी होने के कारण टेंशन है। तो अगर यहाँ से इसका समाधान नहीं किया जाएगा तो आप पैंक्रियाज पे दबाव डालते रहेंगे, थोड़ा बहुत इंसुलिन सिक्रेट होगा, थोड़ा बहुत समाधान होगा, स्थायी समाधान नहीं। तो पहला तो मुख्य जो कारण है वो ये है। दूसरा, यह बीमारी अनुवांशिक भी होती है। अनुवांशिक में कई बार तनाव कुछ नहीं है लेकिन हमें गिफ्ट में मिल गई, बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसे में फिर आपको योग के जो आसन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आपके मस्तिष्क पे तनाव ना होने पाए लेकिन आसनों का भी बढ़िया रिजल्ट है। और साथ में डाइट, यद्यपि डाइट का एक जो 2 घंटे का सेशन उसमें डाइट का एक अलग से रखा गया है कि 10-15 मिनट हमें डाइट पे बोलना है। वहाँ हम और चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति की उसकी आयु और उसका प्रोफेशन, उसके अनुसार उसका आहार क्या होना चाहिए। और यह आहार का जो कॉन्सेप्ट है या जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद या आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ उसकी अपेक्षा बहुत ही सरल है, जो हर एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नहीं जानता है डाइट के बारे में या जो उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है या जो डाइट का एक मेजर काम एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, साल्ट का जो रेशियो वो सब नहीं जानता है, तब भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं, बहुत सरल तरीके से समझ सकता। अभी मैं सार संक्षेप में डाइट को मधुमेह से संबंधित केवल इतना बताना चाहूँगा कि सामान्यतः मधुमेह 40-45 की आयु के बाद ही होता है, ज़्यादातर, बहुत रेयर केस होते हैं उसके पहले। ऐसे व्यक्ति को जिनकी उम्र 45 के ऊपर हो चुकी है, मधुमेह रोग हो गया है या नहीं हुआ है तब भी, इन लोगों को अपने आहार में 50% कम से कम
अम्लीय भोजन लेना चाहिए। सॉरी, क्षारीय भोजन, गलत, क्षारीय भोजन लेना चाहिए। अम्लीय भोजन को 50% से कम करें। अम्लीय भोजन और क्षारीय भोजन क्या है? जितने भी मौसम के अनुसार फल हैं, सब्जियां हैं, और वो आपकी क्षेत्रीय। पहला मौसम के अनुसार, दूसरा जितना क्षेत्रीय मतलब जितना आपके पास उत्पन्न होगा, आस पास 1-2-4 किलोमीटर, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसका प्रभाव कम होता जाएगा। कुछ सीजनल हो, मौसम के अनुसार, और क्षेत्रीय हो। ये जितना भी आहार है वो सारा का सारा आहार आता है क्षारीय। और अम्लीय भोजन वो होता है, इसमें अनाज होता है, कोई भी दाल है, चावल है, रोटी है, ब्रेड है, XYZ जो भी है, अगर वो सीरियल से बना हुआ है, अनाज से बना हुआ है, अनाज कुछ भी हो, गेहूँ भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, मक्का भी होता है, बाजरा भी होता है, दालें भी होती हैं, तो जितना भी अनाज है तो सारा का सारा एस्टिक भोजन आता है, उसे अम्लीय भोजन। और जितना भी फल और सब्जी है वो क्षारीय भोजन। तो क्षारीय भोजन का रेशियो 50% से कम नहीं होना चाहिए। और मैं तो ऐसी साइड से बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरा एक शब्द रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरे पास डेटा भी हैं और एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, और जिसको विश्वास न हो करके देखो। आप रह के देख लीजिए, 1 महीने जिनको डायबिटीज़ से बहुत परेशान है, 1 महीने पूरी तरह से फल और सब्जी पे आ जाइए, देखते कैसे नहीं डायबिटीज़ ठीक होती, पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उसके बाद इस रेशियो को फॉलो कर लीजिए, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं खत्म होने वाला, बल्कि और बढ़ जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेचुरोपैथ और योग इसके पक्ष में कहता भी है और मैं करता भी। साल में 40 दिन अनाज बिल्कुल नहीं लेता, और उन दौरान मेरी एनर्जी लेवल लगभग डबल होती है, काम भी सामान्य दिनों से डबल करता है। तो यह बहुत ही साइंटिफिक भी और प्रायोगिक भी। ये डायबिटीज़ को लेकर के आहार को हो गया बहुत सरल सिद्धांत। हमें क्षारीय भोजन कम से कम 50% या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 60-70, तो इतना ज़रूर रखना चाहिए, 50-70। और उसके बाद जो है वो अनाज से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ। इसके बाद अब आते हैं योग। योग जैसा मैंने बताया, एक तो ऐसा अभ्यास हो जो हमारे इस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करे, क्योंकि पैंक्रियाज यहीं पर होता है, लीवर भी इंडायरेक्टली प्रभावित होता है, और स्प्लीन भी प्रभावित होता है, लेकिन मेन डायबिटीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल भाग है वह है पैंक्रियाज। तो उसको स्टिमुलेट करने वाले जितने अभ्यास हैं उनको हमने फोकस किया। दूसरा हमने बताया तनाव से उत्पन्न होता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले, हाइपोथैलेमस को प्रभावित करने वाले, उससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा, फिर सारा एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित होगा। तो इसको हमें स्टिमुलेट करने वाले, उत्तेजित करने वाले अभ्यास करने चाहिए, ताकि जहाँ उत्तेजना होगी वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ की टॉक्सिसिटी भी पास आउट होगी, वहाँ के सेल्स एक्टिव होंगे, और जब सेल्स एक्टिव होंगे तो सेल्स हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी तो आर्गन हेल्दी, और जिस भी सिस्टम के मैक्सिमम आर्गन हेल्दी तो वो सिस्टम हेल्दी, और जिस भी ह्यूमन बॉडी के अधिकतर या मैक्सिमम सिस्टम हेल्दी, अपन प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति हेल्दी। यही साइंस है एक मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर। हमने स्वास्थ्य की चर्चा की, अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल अभ्यास करेंगे थोड़ा, फिर सेंटर पॉइंट हमने बता दिया, बॉडी और माइंड, बॉडी और माइंड इसी को मिक्स चलाएं। जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो बॉडी माइंड एक साथ कर सकते हैं, पहले बॉडी के सारे कर लिया फिर माइंड के, अदरवाइज थोड़ा बॉडी थोड़ा माइंड, थोड़ा बॉडी थोड़ा माइंड, ऐसे हम मिक्स करके लगभग 1 घंटे अभ्यास करेंगे। और धीरे धीरे अगर ऐसे 1 घंटे नहीं कर सकते, जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें, जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए बढ़ाते जाए। तो इसी से डायबिटीज एक डाइट और दूसरा अभ्यास हमसे पूरी तरह से उसका प्रबंधन हो जाएगा। अब आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं। पहले फिजिकल अभ्यास होगा, एक बार हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना से हम मेंटली अभ्यास प्रिपेयर होते हैं। कमर गर्दन सीधी कर ली, दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रख ली, शरीर को सहज और स्वाभाविक कर ली। पूरी श्वास भर भर की क्रमशः 3 बार ओम का उच्चारण।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म फिलोसफी चेहरे आके सिखाई करें, फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा बॉडी को, आसनों को तैयार करें, आसनों को करने के लिए तैयार करेंगे, यानी कि फिजिकल मूवमेंट करेंगे। तो पैर का मूवमेंट, ये इसको अप डाउन करेंगे, पैर पैरेलल रखेंगे, शरीर को जितना हो सकता है उतना ढीला करना। ढीला कर देने से हमारे शरीर के कम से कम कमर तक के सारे जॉइंट बहुत ही नेचुरली मूव करेंगे, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी दबाव के। जो उनका स्वाभाविक मोमेंट है जोड़ों का, उनको करना। इसको कई तरह से किया जाता है, अलग अलग जॉइंट से भी अभ्यास किए जाते हैं जब प्रॉपर समय हो। क्योंकि जब हम अलग अलग जॉइंट करते हैं तो जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास के लिए कम से कम, इसलिए हम सारे जॉइंट को एक साथ कर लेते हैं। अब रोक दें, थोड़ा सा हाथों का करेंगे इसी तरह से, इनहेल के साथ हैंड्स अप, एक्सहेल के साथ हैंड्स डाउन। पैर मिला के रखेंगे, कोई गैप, दोनों बोथ भी और भी पूरा भरे, पूरा निकालें। हाथ थाई से नहीं टकराएंगे, 4 से 7 हाथ ले जाएं और आराम से नीचे आएं। रिलैक्स। अब इनहेल के साथ हैंड्स अप जो होगा जैसा भी कर रहे थे, और उसके साथ हील्स को भी अप करें, और एक्सहेल के साथ डाउन करें। हम जब अच्छे से इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारा उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस के आसपास का भाग। और जब हम मूवमेंट करते हैं तो मसल्स प्रभावित होते हैं, वहाँ के जो भी फिजिकल अंग हैं, मांसपेशियां, जॉइंट्स, बोन्स, ये सब प्रभावित। हमें दोनों का रेशियो इसमें रखना है, मैं पहले लिखेंगे। अब हम इनहेल के साथ हील्स और हैंड्स दोनों को अप करेंगे और एक्सहेल के साथ डाउन। रिलैक्स। इस तरह से लगभग बॉडी पार्ट्स का हमने मूवमेंट किया। अब हम कुछ नहीं करेंगे कमर के जॉइंट पे, बारम में गैप कर लें, दोनों हाथ सामने, एक्सहेल करते हुए दोनों साइड जाना है और इनहेल करते हुए वापस। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहीं से राइट जाएंगे तो एक्सहेल करते हुए जाएंगे, और वापस आएंगे तो वहां से यहाँ तक इनहेल करेंगे। तो यही चीज दूसरी तरफ। पहले श्वास भर लेते, एक्सहेल के साथ मूवमेंट स्टार्ट करें। पूरा पूरा घूम जाएंगे, ज्यादा ज्यादा घूमिए, थ्रोट पे प्रेशर ना दें एक्सहेल करते समय, नाक से सांस बाहर जाने दें। अगर राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट एल्बो पूरी बेंड कर दें, और लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट एल्बो बेंड। एक बार हमें देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। राइट गए तो लेफ्ट हैंड एल्बो से बेंड और उसकी फिंगर राइट शोल्डर पे आ गई। तो जब लेफ्ट गए तो राइट एल्बो से बेंड और उसकी फिंगर लेफ्ट शोल्डर पे आ गई। ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर जाते समय सोल अपने यहाँ फिक्स है। शुरू में आप धीमा भी कर सकते हैं सीखने के लिए, थोड़ा यूज तो हो जाए, आदत पड़ जाए तो फास्ट करें। पैरों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, सोल जमीन से पूरी तरह से चिपके रहे और अपर बॉडी दोनों तरफ घूमिए।
रिलैक्स। अब अब्डामन का मूवमेंट अलग से करेंगे। इस पोजीशन में आ जाए, दोनों हाथ घुटने पे रख लें और श्वास के साथ पेट का मूवमेंट करना है। तो श्वास भरते समय पेट को बाहर लाना है, श्वास निकालते समय पेट को अंदर लेना है। तो ब्रेथ का और अब्डामिनल मूवमेंट का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करें। हो सकता है अगर पहले इस अभ्यास को नहीं किया थोड़ा समय लगे, लेकिन 2-4 सेटिंग में ये सेट हो जाता है। स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पैर देखिए जैसे हमारे पैर हैं, तो जो दूरी दोनों पैर के अंगूठों में, वही दूरी दोनों पैर की हील्स में है। सामान्यतः ऐसे खड़े होते हैं, जब ध्यान नहीं रहता तो टू का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, हील पे कम हो जाता है। हमारे पैर बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। स्टैंडिंग पोस्चर का कोई भी आसन कर रहे हैं, बहुत रेयर आसन होते हैं जिसमें अगर किसी तरह ऐसे घुमाना है तो बात अलग है। सामान्यतः दोनों में बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर अब्डामिन का मूवमेंट करेंगे। श्वास बाहर करते हुए पेट अंदर और श्वास लेते हुए पेट बाहर। रिलैक्स। थक गया तो थोड़ा रेस्ट करें। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करें। यह अभ्यास डायबिटीज के लिए अब यहाँ से अभ्यास शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हिस्सा प्रभावित होने से पैंक्रियाज भी इस अभ्यास से सीधे प्रभावित होता है। और इसके साथ साथ और ढेर सारे रोग हैं, जैसे फैटी लिवर, कॉन्स्टिपेशन। इन सारी समस्याओं में भी ये लाभ, अब इसका नाम है उदर शक्ति विकासक क्रिया। यह उदर शक्ति विकासक क्रिया, उदर इस पूरे हिस्से को उदर कहते हैं। तो इसमें जितने अंग आते हैं उन सबको स्टिमुलेट करने में ये अभ्यास बहुत प्रभावशाली है। इसलिए इसको जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। इसको, इस अभ्यास को करने में सावधानी। इस पूरे हिस्से में यानी लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, छोटी बड़ी आंतें, इनमें कोई भी इंजरी हो तो इस अभ्यास को नहीं करना है, अदरवाइज वो घाव बढ़ जाएगा, वो जो भी जख्म है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि जिनको आंतों में घाव वगैरह हो जाते हैं अल्सर के कारण या और किसी बीमारी के कारण, या जल्दी ही ऑपरेशन हुआ है, तो इस हिस्से का यह अभ्यास बिल्कुल ना करें। बाकी आप कर सकते हैं इसको। जिनको घुटने में दर्द है, इस तरह बैठ के नहीं कर सकते, वो आराम से कुर्सी पे बैठ के करें, सोफे पे बैठ के करें, बेड पे पैर लटका के बैठ के करें। जैसे आप कर सकते हैं वैसे करें। इसके सब तमाम तरीके। चलिए रिपीट करते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा करेंगे आज इसको। देखिए अब बढ़िया अभ्यास हो जाएगा तो कितना फास्ट होगा। रिलैक्स। हम निवेदन करेंगे कि जिनका अभ्यास नहीं है, मैंने दिखाने के लिए बताया दिया, आप फास्ट ना करें, क्योंकि फास्ट करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अभ्यास के कोई भी अभ्यास हो तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक लर्निंग फेज होता है, प्रैक्टिस फेज होता है। लर्निंग फेज हरदम धीमा होता है और हम धीमी गति से अच्छे से उसको सीख पाते हैं, और जब वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाए तब आप फास्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अभ्यास हैं फास्ट होते ही नहीं, वो आदत का हिस्सा हो जाए तभी उन्हें वैसे ही करना है। लेकिन ये अभ्यास फास्ट किया जाता है, फास्ट करना चाहिए, लेकिन अच्छे से सीखने के बाद। और सीखना इसमें जो सबसे मुख्य है वो है एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेल एक्सहेल एंड अब्डोमिनल। पेट का जो मूवमेंट हो रहा है और जो श्वास की प्रक्रिया है उसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग कपालभाति पहले से करते रहे वो इस अभ्यास को करेंगे तो कपालभाति जैसा करने लगेंगे। यह कपालभाति नहीं है। कपालभाति में इनहेल नहीं होता है, केवल एक्सहेल और बहुत लाइट लेते हैं। तो हमें उसको ध्यान में रखना नहीं, हम कपालभाति की तरह से झटके से पेट अंदर ले जाएंगे, आराम से वापस। दूसरी चीज, अगर कपालभाति में कोई थ्रोट से आवाज कर रहा है, गले में प्रेफर लेंगे, तो वहां यहाँ भी वैसे उसी में चला जाएगा। इसलिए उसको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि थ्रोट से आवाज ना आए, केवल नाक से आवाज आए। और इनहेल और एक्सहेल हमको दोनों को बिल्कुल ताउल के बराबर रखना। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी, अभी हम कराएंगे उसको। भस्त्रिका प्राणायाम और इसमें केवल इतना अंतर, यहाँ अब्डोमिनल मूवमेंट होगा, वहां अब्डोमिनल मूवमेंट कंट्रोल करना, बिल्कुल नहीं होगी, इतना अंतर। हमें अपना पूरा ध्यान इनहेल एक्सहेल पर रखना है, दोनों में बिल्कुल बराबर एक रिदम से चलना है। और फिर इनहेल एक्सहेल के साथ अब्डोमिनल मूवमेंट, इनहेल कर रहे हैं
तो जितना समय इनहेल में ले रहे हैं और जिस गति से ले रहे हैं उसी गति से पेट बाहर आए और ठीक उसी तरह उसी गति से बाहर अंदर। चलिए इसको फिर रिपीट करेंगे। उदर शक्ति विकास क्रिया अभ्यास का नाम है। आराम से धीमे धीमे करें। कुछ दिन खुद जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा अभ्यास सब गया तब फास्ट। एक चीज और हम यही साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। एक तो ये कि हम अभ्यास को कैसे करें और किन किन कंडीशन में न करें। दूसरी चीज है कि डायबिटीज, जैसे हम आज डायबिटीज की चर्चा कर रहे हैं, तो डायबिटीज के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को और ढेर सारी बीमारियां हों। ज़्यादातर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का कॉम्बिनेशन पाया है। वो इसीलिए जो मैंने पहले भी बताया था, साइकोसोमेटिक बीमारी तनाव से यहाँ आती है। तो इसीलिए अनिद्रा और उच्च रक्तचाप सामान्यतः इसके साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों को, या और कई चीजें हैं जैसे बैक पेन भी हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, तो उनके साथ इस अभ्यास का कैसे मॉडिफिकेशन करें। जिनको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो इस तरह से बिल्कुल ना करें। वो चेयर पे बैठ के आराम से करें। जैसे आप लोग चाहें तो एक बार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घुटने में दर्द है और कमर में दर्द है और आप इस तरह से करेंगे तो कमर दर्द और घुटने का दर्द बढ़े। ये पूरा ध्यान रखना। तो ऐसे लोग आराम से कुर्सी पे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बैठ जाए, शुरू कर दिया। अब हमारा कमर और घुटना बिल्कुल फ्री हो। आप जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करें। पेट की मांसपेशियां थक जाए रेस्ट कर लो। आपको पेट की मांसपेशियों को थकाना है। जब ये थकेंगी तो जो, क्योंकि डायबिटीज में होता क्या, जो पैंक्रियाज की सेल्स हैं, खासकर बीटा सेल्स, वो फाइब्रेटिक होने लगती है। मूवमेंट होगा तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो जो फाइब्रेटिक होने की पोजीशन है कम से कम रुक तो जाएगी। अब इसके बाद एक दूसरा अभ्यास है उद्यान बंद। उद्यान बंद में पेट को अंदर खींच कर रोकते हैं, उसको इसके साथ करें। जब आप विचार करें, सॉरी उदर शक्ति विकास क्रिया करें, तो एक बार उसको करें और एक बार इसको, दोनों को मिक्स करके कर देंगे और प्रभाव बढ़ता है। जहां हम गति दे रहे थे वहां उसको संकुचित करके पूरी ताकत से अंदर खींच करके रोकें। इस अभ्यास का नाम है उद्यान करते। भरे पूरी श्वास, श्वास बाहर निकालें, बाहर निकाल करके श्वास रोक लें, पेट अंदर खींचें और खींच के रोकें। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं पेट को अंदर खींच के रोकें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए, पहले पेट को फ्री करेंगे, फिर सांस रोकेंगे। जिसको कब्ज रहता है, अच्छा ये डायबिटीज के जितने अभ्यास हैं मैक्सिमम वो सब कब्ज में खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ अपनी समस्या यही होती है। तो अगर कब्ज, पुराना कब्ज है, तो इसको जब आप खींच के रोकेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको पेट में दर्द होने लगेगा उससे। अगर मन वहाँ चिपका हुआ है, रुका हुआ है, तो वहाँ आपको हल्का सा पेन होगा, छोड़ देंगे फिर होगा। उद्यान बंद सामान्यतः खड़े होके नहीं, तो ऐसे अभी साथ उदर शक्ति कर रहे हैं तो कर लिया, अदरवाइज इसको कुर्सी या जमीन पर बैठ। अब इसके साथ कुछ और आसन लेंगे। पहला आसन ले रहे हैं मंडूक। मंडूक आसन, जिनको घुटने में दर्द है वह बिल्कुल इस तरह से बैठ के ना, जिनको घुटने में दर्द है वो कुर्सी पे बैठ कर करें, तो जिन्हें घुटने में दर्द नहीं है वह इस प्रकार, दोनों हाथ के अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी को नाभि पर रखेंगे और हाथ को इस तरह से सेट करेंगे कि जब आप आगे झुकें तो ये कूनी एल्बो, ये रिब्स है ना साइड, उसके नीचे आए। अगर रिब्स पे आ जाएगी तो जहां दबाव बढ़ना है वहां दबाव नहीं पड़ेगा, और आपका हाथ रिब्स, दोनों रिब्स के बीच में और इसके जांघ, रिब्स और जांघ के बीच में, तो आपकी एल्बो रिब्स और जांघ के बीच में ना करके साइड से निकलेगा।
क्योंकि हड्डी पे दबाव होगा लेकिन हड्डी थोड़े वो आगे पीछे दबेगी, और मांसपेशियों पे जब दबाव पड़ता है तो जितना संभव होता है वो दबती जाती है। तो हमारा उद्देश्य नाभि के साथ साथ साइड पे छोटी दोनों तरफ साइड में बिल्कुल बड़ी आते होती है और जस्ट नाभि के दोनों छोटी आते होती है, ये पूरी दबे। तो हमारा हाथ रिब्स के और थाई के बीच में ना रखें, उसी हिसाब से नीचे कर लेंगे हाथ कि रिब्स पे ना आए। एक बार श्वास भरें और श्वास निकालते हुए फोरहेड को ग्राउंड पे लाने की कोशिश करें, और लास्ट में श्वास लेते हुए हेड को उठाएं। अब यहाँ पर 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड एज कैपेसिटी, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी उतनी देर रुके और नाभि के पाने वाले प्रेशर हो जाए। वापस आ जाएंगे। इसमें एक तो मैंने घुटने का कमर दर्द का बताया कि कैसे अभ्यास मॉडिफाई करेंगे। अब हाई जितने भी अभ्यास हम कर रहे हैं इसमें श्वास तेज चल रही है, सिर आगे झुक रहा है, इसमें बीपी जिनका ज्यादा रहता है उनका बीपी उस समय और वापस आएंगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें दिक्कत होता है। तो ऐसे लोग श्वास जितनी देर रोकते हैं आगे जाकर के, जितनी उनकी क्षमता है उसको कम करें और थोड़ा इंस्ट्रूमेंट पास रखें अपना, थोड़ा एडजस्ट करें। यार हमने जब अभ्यास फिनिश किया 1 घंटे का तो हमारा बीपी कितना और जब शुरू किया तो कितना, यही से आपको पता चल जाएगा। अगर उस समय बीपी पहले से बढ़ा हुआ लगता है इसका मतलब आप जितनी देर ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं या जितनी फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं उतनी करने की आवश्यकता है, इसको कम। क्योंकि चिकित्सा में हर जगह मॉनिटरिंग होती है, कोई भी पैथी की चिकित्सा, वही नियम योग में मिला। तो आपको ब्रेथ के अभ्यास इसमें आप ब्रेथ तेज कर रहे हैं या फिर जहाँ श्वास रोक रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं करना। जिनका और उच्च रहेगा और जिनका उच्च नहीं रहता वो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल। फिर करते हैं मंडूकासन एक बार और। श्वास भरें, श्वास निकालते हुए श्वास निकालते जाए, आगे झुकते जाए, पेट अंदर खींचते जाए, तीनों काम एक साथ होंगे। लास्ट में यहाँ पर जिनका रक्तचाप ज्यादा रहता है वो लोग अपनी क्षमता से थोड़ा कम होते हैं, अन्य लोग थोड़ा देर तक 20 सेकंड 15 सेकंड तो आराम से होता है, उतनी देर इसको काउंटिंग से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वापस अब थोड़ा श्वास का अभ्यास। ये कितना अभ्यास फिजिकल कितना ब्रेथ का क्या रेशियो होना चाहिए, ये डिपेंड करता है करने वाले की कैपेसिटी और करने वाले को और कौन कौन सी बीमारी उस पर डिपेंड करता है। अगर बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो इसके साथ साथ चंद्रभेदी या अनुलोम विलोम को रेशियो बीच में मिक्स कर लेंगे, बीपी नहीं बढ़ता है। बीपी सामान्य रहता है तो आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अनुलोम विलोम करेंगे, इसकी हम 3 कैटेगरी बता रहे हैं। जिनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है और ये करने से बीपी उनका बढ़ जाता है वो करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, और जिनका बीपी लो रहता है या नॉर्मली रहता है वो लोग करेंगे अनुलोम। अनुलोम विलोम सभी लोग जानते हैं। प्रारंभ करेंगे, मैं यहाँ से काउंटिंग प्ले कर रहा हूँ। 1 2 3 4 इनहेल, 4 4 4 4 होल्ड और 4 3 2 1 एक्सहेल। लेकिन जिनका बीपी ज्यादा रहता है वो चंद्रभेदी कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने कभी बताया नहीं है, तो हम चंद्रभेदी खुद अभी इसके बाद करके बताएंगे। तो वैसे और यह और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे जिस दिन हाई और लो रक्तचाप का सेशन। अनुलोम विलोम शुरू करेंगे, दोनों नाक बंद करके होल्ड करें, उल्टी गिनती में राइट से निकालें, धीरे धीरे पूरा खाली कर लें, इसी से बढ़ना शुरू करें, दोनों बंद करके होल्ड करें, लेफ्ट से धीरे धीरे निकालें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हो रहा है। इस तरह से
अनुलोम विलोम कंटिन्यू रखेंगे। जिनका बीपी ज्यादा रहता है त्रिचंद्र विधि करना वो कैसे होगा, उसी तरह से प्रणव मुद्रा बना ली, काउंटिंग का क्रम आने पर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से निकालेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हर बार लेफ्ट से लेना, फिर रोकना, राइट से लेफ्ट से करना, रोकना, राइट से करना, लेफ्ट से करेंगे, रोकेंगे, राइट से करेंगे। अब रोक देंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास रोक देंगे। ये मैं समय के कारण कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको 5 मिनट कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन ये एक तरह से उप अर्धमत्स्येंद्र आसन कहा जाता है और मुख्य रूप से मत्स्येंद्र आसन जो है वो डायबिटीज का मुख्य आसन, ये मंडूकासन सेकंड नंबर है। हम पहले वक्रासन करेंगे, उसके बाद अर्धमत्स्येंद्र करेंगे। ये ऐसे अर्धमत्स्येंद्र थोड़ा कठिन है, तो वक्रासन करने से वो सरल हो जाता है। और जिनको वक्रासन भी किसी तरह से नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को सिर्फ वक्रासन का ही अभ्यास करना है। तो वक्रासन अच्छे से सरलता पूर्वक सहजता पूर्वक होने लगेगा, तब अर्धमत्स्येंद्र आसन किसी तरह से होगा। तो वक्रासन की इस तरह से दंडासन में बैठते हैं पैर सीधा करके। अब राइट लेग को इस प्रकार फोल्ड, तो सीधा राइट लेग फोल्ड किया है, उसी तरफ के हाथ को यानी राइट हैंड को पीछे सपोर्ट दे दें और स्पाइन को सीधा रखें। अब लेफ्ट हैंड एल्बो फंसाएं और फंसा करके देखिए एल्बो प्रॉपर फंस जाएगी, तब ताकत लगेगी। अगर इससे अगर ये आ रहा है तो ऐसे कर ले, चाहे ऐसे पकड़ लें, दोनों। लेकिन अगर एल्बो फंस रही तो ज्यादा अच्छा है, एल्बो से ही ताकत लगेगी। अब पीछे को घूम जाए, पूरा राइट साइड से घूम जाएंगे, राइट साइड जितना घूम सकते। अब जितना ज्यादा पीछे को घूम सकते हैं घूम सकते। एल्बो से घुटने को लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करें और अपर बॉडी को राइट की ओर, और ज्यादा ज्यादा श्वास को बाहर करें, श्वास को बाहर करें। जब एल्बो करना खाते तो इसको हाथ पास बॉडी के पास नहीं हो, लेकिन स्पाइन ज्यादा घूम के बैठे रहें 10 सेकंड। श्वास बाहर कर दें और फीमर बोन को, जांघ की हड्डी को पूरा पेट में धंसने दें। 10-15 सेकंड ऐसे बैठे रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इसी प्रकार दूसरी ओर पैर बदल जाएगा। जो पैर मुड़ेगा उसी साइड का हाथ पीछे रहेगा और उसी साइड ट्विस्टिंग रहेगी। सारा काम एक ही तरफ होगा। घूम जाए श्वास बाहर करते और 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये एक चक्र हुआ वक्रासन का, इसी को रिपीट करें। एक बार और करें इसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस।
दूसरी ओर इस अभ्यास से थोड़ा हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट पे भी प्रेशर आता है, इसलिए हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप वाले इसको करते समय ध्यान रखें उतना ही प्रेशर दें जितना आराम से दे सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 चक्र हुए, इनको 8 से 10 राउंड किया जा सकता है, 2 हुए। दूसरी ओर इनके होल्डिंग पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। होल्डिंग पीरियड अगर ज्यादा है 15-20 सेकंड 25 सेकंड रोक सकते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स कम कर। अगर किसी को होल्डिंग पीरियड बहुत कम है 10 सेकंड से आगे नहीं रोक सकते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाएं। इस तरह से इसकी डोज को सेट किया जाए। डोज सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे एलोपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दवा और दवा की मात्रा दोनों का महत्व, उसी तरह से योग में भी कौन सा अभ्यास कैसे किया जाए और कितना किया जाए, तो कितना वाला पार्ट भी बहुत महत्व। एक बार फिर इसको करेंगे। जिनका ये अभ्यास बहुत आराम से हो जाता है वो इसी वक्रासन को पैर को इस तरफ दूसरी तरफ तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा दबाव हो, मतलब सेम साइड नहीं अपोजिट साइड दूसरी। ये वक्रासन का सेकंड पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा अभ्यास है और कठिन हो जाएगा। अब इसको कर सकते और घूम जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी प्रकार दूसरी ओर। अब अर्धमस्यंदासन इससे भी कठिन, इसलिए इन्हीं को अच्छे से अभ्यास करें और जब ये बहुत सरलता से होने लगे तो अर्धमस्यंदासन श्वास बाहर करते हुए ज्यादा से ज्यादा एल्बो फंसाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक राउंड और करें। ये बहुत ही डायबिटीज का मेन अभ्यास माना जाता है, क्योंकि मेन अर्धमस्यंदासन है और ये उसी का उपासन कहलाता है। उपासन आप एक तरह से जैसे उप लगा के नहीं, किसी भी पद के लिए हम उप लगा के इस्तेमाल करते हैं, सेकंड नंबर पर उसका स्थान आता है, ठीक वही यहाँ इस आसन के बारे में है। श्वास बाहर करते हुए घूमें। 1 2 3 सब दाहिना पैर मुड़ा है ना, तो दाहिना हाथ पीछे और दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी प्रकार दूसरी ओर। दो बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रेस्ट करें। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो अभ्यास चलेंगे वो यहाँ के और यहाँ के मिक्स चलेंगे, तो ये कितने कितने ड्यूरेशन पे रिपीट हो या ड्यूरेशन कितना रहे फिजिकल और मेंटल से संबंधित, ये हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड है। अगर हम बहुत जल्दी थक जाते हैं तो थोड़ा ये थोड़ा होकर थोड़ा देर तक कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा ज्यादा फिर इसको थोड़ा ज्यादा, इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने पहला प्राणायाम किया था अनुलोम विलोम, अब यहाँ पर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे मुख्य अभ्यास है मस्तिष्क को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन की सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए जितनी भी साइकोसोमैटिक बीमारी कोई भी एक्सवाइज, वो सारी की सारी बीमारियां भस्त्रिका प्राणायाम से कंट्रोल होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय बीपी बढ़ जाता है, इसलिए अगर कोई बीपी का पेशेंट हो वह इस प्राणायाम को बहुत धीरे धीरे करे और थोड़ा सा बीपी पे नजर रखे। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या जरूरत नहीं कराना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, नोटिस करते हुए ऑब्जर्व करते हुए इसे कराना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने कई अपने जीवन में ऐसे केस देखे हैं जो, और उसका मेरे पास डेटा है, मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, बात करा सकता हूँ। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति। ऐसे ढेर सारे लोग जिनका ब्लड प्रेशर भस्त्रिका से ठीक, और ये मैं एक महत्वपूर्ण मंच से बोल रहा हूँ।
भस्त्रिका से उनका रक्तचाप ठीक हुआ। क्यों ठीक हुआ? क्योंकि यह सामान्यतः भस्त्रिका प्राणायाम वर्जित है उच्च रक्तचाप। वो इसलिए ठीक हुआ जब मुझे उनकी काउंसलिंग से ये पता चला कि बीपी का मुख्य कारण केवल और केवल तनाव, और ये तनाव से बीपी का जन्म है। और ये सब जगह लिखा हुआ है तनाव का भस्त्रिका मुख्य अभ्यास। तो तनाव के कारण जितनी बीमारियां होती हैं उसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत प्रभावशाली है, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम सभी लोग करें। बीपी पे नजर रखें, अगर बीपी ज्यादा रहता है तो उसकी डोज और स्पीड। नंबर 1 स्पीड कंट्रोल, मैक्सिमम वह स्पीड जो आपके बीपी को लगा। ये एक सेंटेंस में उत्तर है हाई बीपी वाले की। भस्त्रिका प्राणायाम मैक्सिमम वह स्पीड जो उनका बीपी लगा। नंबर 2 क्या करें? उसका पीरियड कम करें, कम देर करें। नंबर 3 क्या करें? उसके बाद भी अगर बढ़ जाता है इसके तुरंत बाद चंद्रबिंदु प्राणायाम करें, बढ़ने नहीं। तो इन 3 तरह से, क्योंकि जो चिकित्सा का पार्ट होता है बहुत ही वो इंडिविजुअल होता है और स्पेसिफिक होता है, 1 to 1। जहाँ सामूहिक रूप से है इसलिए इसकी जो सावधानियां हैं उनकी चर्चा करते हुए हम अभ्यास को बताएं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, राइट हैंड को ऊपर प्रणव होता है, जैसे अनुलोम विलोम करते समय बनाते थे वैसे बना लें, और भस्त्रिका प्राणायाम को भी टुकड़े में करें। तो राइट नासिका को थंब से बंद करें, दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नासिका को बंद करें, अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद कर लेंगे। लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल बराबर करेंगे, बिल्कुल बराबर, जैसे आप उदर शक्ति विकास क्रिया में करें। श्वास वैसे चलेगी, लेकिन अंतर यह है यहाँ इस पोर्शन का मूवमेंट नहीं होगा। तो एब्डोमिनल मूवमेंट बिल्कुल ना करिए, लंग्स का मूवमेंट भी होगा थोड़ा बहुत चेस्ट के लिए चाहिए, लेकिन एब्डोमिनल मूवमेंट बिल्कुल होगा। चलिए क्लास स्टार्ट। बिल्कुल सभी हुई श्वास, इनहेल एक्सहेल बराबर। जिनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कभी नहीं बढ़ता, थोड़ा फास्ट करें। रिलैक्स, आंखें बंद करें, बिल्कुल शांत होकर बैठे और बॉडी में अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। जितना बढ़िया आप अनुभव कर पाएंगे आपको आपकी बॉडी में इस प्राणायाम का प्रभाव इकलौता अभ्यास है प्राणायामों में जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। बॉडी में सेंसेशन अलग अलग पार्ट में आपको महसूस होगा। आज नहीं हो रहा है कि 2-4 सेकंड में निश्चित हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भस्त्रिका। एक फिंगर से लेफ्ट को क्लोज कर लें, बराबर है, हाथ वही रहेगा, हाथ को नहीं बदलेंगे, हाथ वही रहेगा। रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद कर लेंगे, अब राइट से उसी तरह से उसी लेवल। इनहेल एक्सहेल बिल्कुल बराबर रहे, इसलिए बहुत ध्यान से अपनी आवाज को सुनो। इनहेल पे ज्यादा फोकस करेंगे तब बराबर आवाज आएगी।
जिनका बीपी ज्यादा है वो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। बहुत ही अद्भुत आनंद, या आपको अगर वास्तव में फील करना है अद्भुत आनंद तो रेगुलर करिए 1 महीने तो फिर देखिए दुनिया का सारा आनंद इस समय की अवस्था के सामने फीका पड़ जाएगा। यदि नाड़ियां अबद्ध है ना, इसलिए प्राण का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, इसलिए आपको बॉडी संवेदना बहुत प्रबल नहीं महसूस होती। अब प्रॉपर भस्त्रिका करेंगे दोनों नासिकाओं से एक साथ, दोनों हाथ जैसे ज्ञान मुद्रा में नीचे वैसे ही रहेंगे। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी, थंब और इंडेक्स, इन दोनों के टिप आपस में लगे रहेंगे, शेष तीनों फिंगर सीधी आपस में मिलेंगे। प्रॉपर भस्त्रिका दोनों नासिकाओं से एक साथ। अब्डोमिनल मूवमेंट कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करिए, पोजीशन के अभ्यास से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। अब्डोमिनल मूवमेंट ना करते हुए एक लय में कीजिए। जिनका बीपी ज्यादा रहता है वो इससे तेज नहीं करेगा, और जिनका नॉर्मल रहता थोड़ा बढ़ाएं स्पीड, बिल्कुल हाईएस्ट स्पीड को ले जाए अपने आप। आप लोगों में से जैसे तौर पे आते हैं
लास्ट वाले सेशन में साथ में इसका प्राणायाम किया होगा। अब इसके बाद अगर समय है मंडूकासन उनका अभ्यास थोड़ा भी कर सकते हैं, इतना प्राणायाम 10 मिनट हो गए, 7:30 तक। तो यहाँ पर मंडूकासन का और यही जैसे मैंने कहा था यही इसका मंडूकासन, पद्मासन, वक्रासन, क्रियासन, जब उधर से कर सकते हैं सबसे पहले अपनी आवश्यकता है आपकी रुचि के अनुसार ये सब बॉडी से आइए हम मंडूकासन जी देख लेते हैं, लेकिन ये होगा उसी तरह से दंडासन में बैठेंगे। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस प्रकार रखेंगे कि उसकी हील आपके बटन को सपोर्ट करे, राइट बटन को लेफ्ट लेग की हील सपोर्ट करे। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्ध मत्स्यांगासन। सेकंड स्टेप में राइट लेग को फोल्ड करके घुटने के इस तरह बैठ गए। अब थर्ड स्टेप में लेफ्ट एल्बो को यहां फंसाते हुए इधर में ले जा सकते हैं। राइट हैंड कमर, अगर कमर पे बैठने में दिक्कत हो रही है तो पीछे ग्राउंड पे सब, लेकिन सही तरीका ये है। और बैठ 10-15 सेकंड दे सके फिर वापस ब्रेथ नॉर्मल होने तक रेस्ट करेंगे। जो कार्डियक आसन है इनके हार्ट रेट भी बढ़ा देता है। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से तो हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया था, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और ये हील राइट लेग की हील लेफ्ट बटन को सपोर्ट करेगी। तो जब आप बैठेंगे तो ये उलटने में मदद करेगी, आपको बैलेंस बनाने में, अदरवाइज पीछे गिरने का खतरा है। अब राइट लेग को उसी तरह से और इसकी एल्बो को घुमा के यहाँ पर लाना और ये दोनों वक्रासन और अर्धमसन दोनों में एल्बो जब घुटने में फंसती तभी जाकर के आपकी ताकत लगती है कि हम फीमर बोन से पूरे अब्डामेन को प्रेस करें। आइए मंडूक करते हैं। ये डायबिटीज के हमने आसनों में क्या क्या किया, मंडूकासन, अर्धमत्स्यांगासन और वक्रासन। वक्रासन के भी दो पार्ट हो गए, एक पैर सेम साइड रखते और एक पैर दूसरी तरफ। तो ये हमने 4 आसन किए। क्रिया में क्या किया, उदर शक्ति विकासक क्रिया किया जिसमें पेट का मूवमेंट कर रहे थे। बंद में हमने क्या किया, उद्यान बंद, पेट को अंदर खींच के रोका। इतने अभ्यास हुए, आसन हो गए, क्रियाएं हुई, बंद हुए। और प्राणायाम में हमने क्या किया, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके भस्त्रिका प्राणायाम के साथ लगा के रखा, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है उनके लिए अनुलोम विलोम सफिशिएंट है, अदरवाइज चंद्र के प्राणायाम ताकि बीपी बढ़े। तो ये पूरा का पूरा अभ्यास की समरी रही। अब हम उसमें रिपीट कर रहे हैं कुछ जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं। एक बार फिर मंडूकासन के बाद चंद्र विधि एक बार फिर देखेंगे। मुठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के जस्ट साइड में दोनों मुट्ठियां लगेंगी। श्वास भरें और श्वास निकालते हुए बटक को ग्राउंड इस पे हील्स पे रखते हुए ही फोरहेड को जमीन पे लाने की कोशिश करना। ये नहीं कि इसको पूरा उठा लें तो फिर हमारा अभ्यास का क्रम बिगड़ेगा। तो हम बटक को हील पर रखते हुए ही जितना हो सकता है उतना हेड को ग्राउंड पे लाने की कोशिश करें। ये एक्सेल 1 2 3 4 5 6 लास्ट में हेड होगा, हेड 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रिलैक्स।
हाई बीपी के लोग जब मंडूकासन को करें तो बीपी पे नजर जरूर रखें और इसके होल्डिंग पीरियड को कम करें। बॉडी हेड आगे झुकता है तो बीपी ऐसे में बढ़ता है। हम सब कभी जिनका बीपी नॉर्मल रहता है उनका भी ये अभ्यास करते हैं, उतने पीरियड के लिए तो थोड़ी देर के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है, मैंने सभी फील तो वापस आएंगे फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो और बढ़ेगा तो उससे हार्म हो सकता है, इसीलिए उसको सावधान। सेकंड टाइम इसके कई पार्ट हैं मंडूकासन के, इस तरह से कर सकते हैं, एक नाभि पे करते हैं, दूसरा उसके ऊपर भरें श्वास, आप निकालते ही फॉरवर्ड ग्राउंड पे ब्रेथ में सिर उठा लें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से वापस आए। इस तरह से मंडूकासन में 3 तरह से हाथ रखा जाता है, एक ये और एक अभी रह गया, इस बार उसको भी बता दें। तीसरे वाला जो अब बताएंगे उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर नाभि पर आता है। एक मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी को यहाँ लगाया, उससे नीचे हाथ, इस तरह से ये वाला पार्ट नाभि के ऊपर और उसके पीछे इसको सपोर्ट, तो इससे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, ब्रेथ नॉर्मल होने तक रेस्ट किया। फिर इसको 10 बार 8-10 बार कर सकते हैं। इससे मैंने लगभग 4 बार किया होगा सेकंड राउंड में। इसी तरह से 4-5 बार और एक बार 10 सेटिंग कर सकते हैं। अगर 20-25 सेकंड होल्डिंग पीरियड है तो आप 5 बार करें। बीपी कितना रहता है उस पर डिपेंड करता है, एज बीपी को एज बीपी है या नहीं, डायबिटीज की क्या रेंज है और आपकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, इनके आधार पे इनकी डोज को, होल्डिंग पीरियड को या नंबर्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक बार और करते हैं, शुरू से एक राउंड तीनों कर लेते हैं। पहला मंडूकासन तैयार करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अच्छा, दूसरा है जो होल्डिंग में हम काउंटिंग करते हैं, तो इसके लिए आप चाहें तो मुझसे भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं या खुद अपनी काउंटिंग करके कर सकते हैं और उसको मोबाइल में प्ले कर लें, क्योंकि हम तो यहाँ टीचर की तरह से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे तो एक तो दिक्कत भी होगी, दूसरा उस समय काउंटिंग करेंगे तो आपका अभ्यास कम लाभ होगा। उस समय आपको उस प्रेशर को फील करना है कि हमारा जो मंडूकासन से पैंक्रियाज और उसके आसपास हिस्से में जो दबाव आ रहा है वहाँ किस तरह का परिवर्तन होगा। जितना ज़्यादा फील करेंगे उतना प्रभावशाली। तो अगर आप उस समय आप काउंटिंग करते हैं या आप कुछ भी बोलते हैं तो अभ्यास का प्रभाव कम होता है। तो मेरी तो मजबूरी है, मेरे टीचिंग का पार्ट है, लेकिन आप लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस में अपने उस पीरियड को मापने के लिए खुद काउंटिंग कभी नहीं करें। आप काउंटिंग लेकर मोबाइल से और उससे माध्यम से करेंगे अच्छा। तीसरा दूसरा प्रकार जिसमें हम एक के ऊपर दूसरी हथेली रखते हैं, उसको रखेंगे, श्वास बाहर करते हुए और श्वास लेते हुए सिर उठाएं। सिर उठाते समय देखिए सावधानी क्या है, शोल्डर नहीं उठने चाहिए। अगर आप शोल्डर उठेंगे पेट पे बना हुआ प्रेशर लूज हो जाएगा। तो मैक्सिमम जब आप आगे झुके, फोरहेड राउंड पे रखा, उस समय जो प्रेशर बना पेट पर वो मैक्सिमम प्रेशर। सिर उठाते समय वो लूज नहीं होना चाहिए, वो एजिटिव बना रहे, उसे एजिटिव बनाए रखते हुए आपको सिर उठाना और जितनी देर हो सकती है। ओके, फिर सांस लेते हुए सिर उठाया था तो सांस निकालते हुए और सांस लेते हुए कमर को वापस। जहां से हम कोई भी आसन हो, जहां से शुरू करते हैं तो जिस जिस स्टेप में जाते हैं वो सारे स्टेप वापसी में उल्टे ऑर्डर में होते हैं, ये बताना। और जिस स्टेप में इनहेल हुआ था उस स्टेप की वापसी में ब्रेथ भी उल्टी हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगा। जहां एक्सहेल हुआ था वापसी इनहेल हो जाएगी। जैसे मंडूकासन एक्सहेल के साथ गए थे तो इनहेल के साथ वापस। लास्ट पार्ट तीसरा प्रकार बताया, मुट्ठी नीचे हथेली। 3 काम एक साथ करना है श्वास भरने के बाद।
श्वास निकालते जाना, आगे झुकते जाना, पेट को अंदर खींचते जाना, अपने आप नाभि का प्रेशर बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। औसतन यह लगभग 20 सेकंड की होल्डिंग थी। पैर को सीधा करने, थोड़ा हिला डुला लें। जिनको घुटने में थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो वो वज्रासन में प्रयोग बिल्कुल ना करें। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आसन से, इन अभ्यास से पर्टिकुलर कुछ कंडीशन में नुकसान भी हो सकता है या होने की पूरी संभावना। जो इतनी देर वज्रासन में बैठेगा, घुटने में थोड़ा बहुत भी दर्द है, वो बढ़ जाए। तो ऐसे लोग कुर्सी पे बैठ के आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, और लाभ पूरा करें। मूवमेंट करें, कंधे को आगे पीछे रोटेशन करें। एक बार सब आसन फटाफट रिपीट कर लेते हैं, एक राउंड। वक्रासन, वक्रासन का फर्स्ट पार्ट। श्वास भरा, श्वास निकालते हुए घूम गए, एकदम घूम। जो पैर मुड़ेगा उसी साइड का हाथ पीछे होगा और उसी साइड हमें बॉडी को ट्विस्ट करना। श्वास निकाल देंगे ज्यादा से ज्यादा, पेट को अंदर खींच लेंगे और अंदर खींच करके हाई उसी में सेट कर देंगे ताकि पेट बाहर ना आने जाए। यही पर 10-15 सेकंड बैठे। गर्दन पे ताकत बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नेक पे ताकत नहीं, सारा दबाव पेट पे रहना चाहिए। नेक को सिंपली पीछे घुमाएंगे बस। वापस किसी भी आसन में गर्दन पर दबाव नहीं दिया जाता, चेहरे को रिलैक्स रखा जाता है। बहुत ही सामान्य बात है आसनों के अभ्यास। इसी प्रकार दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब वक्रासन का सेकंड पार्ट दूसरी तरफ पैर रखने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद अर्धमसंदा, तो इसका मेन आसन, मधुमेह को ठीक करने का, इससे प्रबंधन करने का जो मेन आसन है अर्धमसंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरी ओर सेकंड पार्ट ऑफ दिस राउंड। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इनकी अपनी सुविधा सामर्थ्य, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आसन के बाद शवासन का इसलिए क्रम है ताकि हमारी ब्रेथ नॉर्मल हो जाए और हम प्राणायाम के लिए तैयार। तो सामान्य दशा में अगर लंबा सेशन होता है तो उसमें शवासन की हम लोग करते हैं। आइए थोड़ा शवासन का लेड़िया से। शवासन का मुख्य उद्देश्य है, जो फिजिकल आसन हम लोगों ने किया है उसके लिए हमारा शरीर जो है वो रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पहले फिजिकल पोजीशन सही करेंगे। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 फुट का गैप कर लें।
हिप्स को अंदर और टोस को बाहर जाने दें, पैर को लुढ़का दें एक तरह से। दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर, आधा फीट, मैक्सिमम 1 फीट, हथेली आकार से। सिर को सीधा कर लें। अब शरीर के किसी भी भाग में अगर खिंचाव तनाव लग रहा हो तो उसे थोड़ा हिला डुला के रिलैक्स करें। अब शरीर का जोंक बिखर जाता है, जाने दें, कोई कंट्रोल न करें। एक एक हिस्से को ढीला छोड़ें, उसे कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश न करें। दोनों पैरों को शिथिल कर दें, दोनों हाथों को शिथिल कर दें, झाड़ को शिथिल कर दें और शरीर को ढीला कर दें। शव का होता है डेड और आसन का अर्थ होता है पोस्चर, फिजिकल पोस्चर। जो हमारा शरीर जब शव के समान हो जाए, डेड बॉडी के समान जिस पोजीशन में हम करते हैं उसे शवासन या फिजिकल स्थिति हुई। और मेंटल स्थिति, हम अपने आप को शरीर से बाहर अनुभव करें। हम शरीर में नहीं, शरीर के बाहर हैं। तो ये दोनों स्थितियां जब कंप्लीट होती हैं उसे शवासन कहता है। इसीलिए कहा जाता है कि शवासन सबसे कठिन आसन। सामान्य दशा में लोग कहते हैं और है कि फिजिकल दृष्टिकोण से सबसे सरल आसन अच्छा लगता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से सबसे कठिन आसन है क्योंकि इसमें हम मन का भी अभ्यास करते हैं। जबकि आसनों के अभ्यास में सामान्यतः शारीरिक प्रैक्टिस ज्यादा होती है, मानसिक प्रैक्टिस बहुत कम। अपने आप को अपनी बॉडी के बाहर अनुभव करें। अनुभव करें मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग। अपने आप को शरीर से पृथक अनुभव करें। लगभग बॉडी के 2-3 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के अपने डेड शरीर को देखें। डेड शरीर को डेड शरीर के एक एक हिस्से को देखें। पैर को देखें, दाहिना पैर, पैर की मुंह से लेके हिप जॉइंट का भाग, फिर बायां पैर, दाहिना हाथ, बायां हाथ, सिर का भाग देखें, अंगूठा का भाग देखें, संपूर्ण शरीर का अवलोकन। अब अपने शरीर के साथ साथ इस पूरे हाल में जितने भी लोग हैं सबको देखें। कितने लोग शवासन कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। इस हॉल में अन्य वस्तुओं को पुनः अपने शरीर को अनुभव करिए। शरीर मेरा टूल है, मेरा साधन है, मुझे अपने आप को परिमार्जित करने के लिए। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। यह शरीर मेरे लिए एक वस्त्र से बढ़कर नहीं, वस्त्र के समान। जब जब मैं जिस शरीर को धारण करता हूँ वैसा दिखने लगता है। अब इस मनुष्य जीवन संबंधी शरीर को पुनः धारण कर उसमें प्रवेश कर इस बोध के साथ मैं शरीर नहीं, इस बोध के साथ इस शरीर में प्रवेश कर। मेरे प्रवेश करते ही शरीर में पुनः मेंटल शुरू हो गई। शरीर के एक एक भाग में शक्ति का संचार, प्राण का संचार होगा। शरीर के प्रत्येक भाग में गति, प्राण, चेतना अनुभव करें और अनुभव करें हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पहले से अधिक एनर्जेटिक हो, स्वस्थ हो गए। शरीर के प्रत्येक अंग में अपने कार्यों के
संचालित करने में पूर्णतः सक्षम हो। मुख्य रूप से पहली छोटी बड़ी आंतें लेकर, क्योंकि हमारे आज के अभ्यास इसी अंगों पर केंद्रित अब से अलग अलग झड़ और बाएं बराबर से कर रहे हैं। शवासन का अभ्यास कई प्रकार से किया जाता है। जब हम आसन और प्राणायाम के बीच में करते हैं तो सामान्यतः वो 2-3 मिनट सफिशिएंट केवल ब्रेथ को नॉर्मल करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम सबसे लास्ट में करते हैं तो इसको थोड़ा लंबा करते हैं, और कुछ बीमारियों में इसको बहुत लंबा आधे घंटे का किया जाता है। ये सत्र मैंने इंसोम्निया वाले केस में योग निद्रा को रखा है, तो शवासन नहीं होता है, उसमें इसका अभ्यास थोड़ा लंबा है। सामान्य दशा में शवासन का अभ्यास जब हम आसन के बाद और प्राणायाम पहले करते हैं तो वहाँ 2-3 मिनट केवल ब्रेथ को रिलैक्स करते, मसल्स को रिलैक्स करते, ताकि हमारा शरीर फिजिकल लेवल पे, मांसपेशियों के लेवल पे और श्वास के लेवल जो असहज हुआ है तो सहज। आज का अभ्यास समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। इसमें समय के कारण कुछ अभ्यास छूटे हैं, जैसे मुख्य रूप से इसके बाद ध्यान भी होना चाहिए और थोड़ा ध्यान का ध्यान का एक तरह से शवासन में आ गया। मुख्य पूरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि थोड़ा बहुत शरीर का मूवमेंट करने के बाद हमें मध्य का जो भाग है उधर का इस पे केंद्रित करने वाले अभ्यास होने चाहिए। जितने मैंने कराए इसके अलावा और भी कई आसन कई अभ्यास है जो इसी को स्टिमुलेट करते हैं, उनमें से एक प्रमुख, और साथ में प्राणायाम जो हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट करे। तो लास्ट में भ्रामरी में उसी का भाग है, भ्रामरी प्राणायाम भी हमारे मस्तिष्क से एक्टिवेट। शांति पाठ करें 3 बार। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।